Good afternoon. Very good evening, everyone. Good afternoon. Good afternoon to everyone. Good evening, everybody. কথা বলছি। नमस्कार सभी को। नमस्कार। हाँ, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार राम नमस्कार राम। नमस्कार। सभी को नमस्कार। जय साई राम। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अंजलि जी। आ रही है ना? ठीक हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मेरी तो 7:30 ही चल रही है। क्यों? क्यों जी? 7:30 ही चल रही है बस। मेरी कुंभ राशि है। अच्छा। सर मेरी भी चल रही राकेश जी, कोई बात नहीं। आपकी भी मेरी कुंभ भी है? चल रही है। मेरी हाँ भी जी। चल रही है। अच्छा, आज है ना, मैं कभी कुंडली लगाऊंगी, जरा आप देखिएगा सब उसके ऊपर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अगर सर अभी गुरु जी इसी बोलते हैं। अभी इसी 7:30 पर मेरी और राजेश जी की बातचीत हुई है 10 मिनट। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा वो जो गुरु जी ने बताया था 45 डिग्री इधर और उधर करके कैसे उसको मैथमेटिकली निकालना है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमने निकाला अभी। हाँ हाँ, तो इजी है। हाँ, नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम राम गुरु गुरु जी। जी। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम भारद्वाज जी। बिहारी जी प्रणाम। उमरानिया जी नमस्कार, आप ज्वाइन कर चुके हैं। सर नमस्ते। नमस्ते नरेश जी, क्या हाल चाल? बस ठीक है सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया। सर नमस्ते। नमस्ते रीता जी। प्रणाम गुरु जी, हम भी वापस आ प्रणाम गए अनुराधा जी। बाबा की प्रणाम नगरी। प्रणाम। हाँ हाँ, बाबा ज्यादा दिन दूर कहाँ रखते हैं। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नीलम जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मनेजा। तो पिछले क्लास में अगर कुछ बात समझ में ना आई हो, कई लोगों के इसमें हमको लगता है कि बातें यदि ऊपर से निकल गई हो तो प्रश्न कर सकते हैं। सर एक चीज था मेरे दिमाग में, सवाल था। हम्म, लास्ट लास्ट क्लास में बात हुई थी कि क्लासिकल रेफरेंस नहीं है शनि की 7:30 पर कहीं भी। हम्म, तो सर जो पंचांग खोलते हैं ना, हमारे यहाँ पर जो पंचांग आता है उसमें ना एक दो श्लोक दिए हुए हैं, यदि आप मुझे इजाजत दे तो मैं पढ़ के सुनाऊं। वो हम्म। वो श्लोक उन्होंने कहाँ से दिए हुए हैं? वो रेफरेंस नहीं देंगे ना, वो श्लोक तो बाद के राइटरों ने अपने अपने श्लोक लिखे हैं ना। ओके। हमने हमने जो पुस्तक बताया आपको ना, जी उसमें देखिएगा ढूंढ करके, आपको ये सारे क्लासिकल पुस्तक ही बताए हैं, जी। उसमें आपको प्राप्त नहीं होगा। बाकी ऐसा थोड़ी है कि हम जब उसको मान रहे हैं तो और लोग भी मानते हैं,
हम हिंदी में लिख सकते हैं तो कोई संस्कृत में भी लिख सकता है। ओके, ठीक है ना, तो ये कहना। ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्लासिकल रेफरेंस बिल्कुल नहीं है, जीरो है। वो जो लिखे हुए श्लोक अपनी तरफ से लिखे हुए हैं सब। बिल्कुल। ठीक है सर। जो जो 17वीं शताब्दी के बाद का है उसको क्लासिकल रेफरेंस में नहीं लेते। ओके, ठीक है ना। ठीक सर। अब ठीक है, राम जी की भक्ति अभी बहुत ज्यादा है, जी लेकिन मानस को अ, धार्मिक शास्त्रीय शास्त्र के अंतर्गत नहीं लिया जाता। ओके, वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य में लिया जाता है, उसको आदि काव्य बोल करके। और ग्रामर पढ़ाने के लिए, जिसको व्याकरण कहते हैं, व्याकरण पढ़ाने के काम आता है रामायण संस्कृत में। जी और मानस को जो है आदि काव्य भी नहीं बोला गया, क्योंकि वो 17वीं शताब्दी के बाद का है। तो ओके, सब आज आप लिख रहे हैं रामचरितमानस से अच्छा, तो आपकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। जी तो जैसे गीता की व्याख्या कई लोगों ने की है, लेकिन जो मूल गीता है जी उसको शास्त्रीय प्रमाण है। ओके, महाभारत को इतिहास ग्रंथ मानते हैं, जी महाभारत को भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं मानते। उसमें से जी गीता और सहस्त्रनाम निकाल दिया जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। जी तो जो आप और ये जो बातें आती हैं, आप संसार में कहीं भी, जब अपने देश में तो जानेंगे ही कि बड़े बड़े पंडितों की जब जरूरत होती है तो लोग बनारस की ओर देखते हैं। जी समझ रहे हैं ना? जी जी चाहे वो अयोध्या हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, काशी की तो बात करेंगे, वहां तो विद्वता होती ही है। क्योंकि जी ज्ञानम महेश्वरा दीक्षित, जो काशी को त्रिकंटक पे कहा गया, उसको पृथ्वी पर भी लोग नहीं मानते हैं। काशी ही एक ऐसा मंदिर है जहां महामृत्युंजय का जप कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है, कभी भी समाप्त किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? अन्य जी जगहों पर उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। ओके, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि मंदिर में जरूरत नहीं है, लोग उस तरह से करते हैं, लेकिन ये सिर्फ काशी के लिए जरूरी है। काशी में कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। 12 के 12 महीने 365 दिन आप स्वतंत्र हैं वहाँ किसी भी तरह के आयोजन को करने के लिए। अन्य जगहों पर यदि आप आयोजन करते हैं तो मुहूर्त की जरूरत होती है। और ज्ञानम महेश्वरा दीक्षित, तो इसीलिए काशी के आसपास ज्ञान का भंडार है। और ये जो हमारे 4 शंकराचार्य नियुक्त होते हैं, जी ये विद्वत मंडली काशी में ही बैठती है। समझ ओके, रहे हैं ना? जी तो जी विद्वत मंडली काशी में ही बैठ करके इसका निर्णय लेते हैं। जी इसीलिए संस्कृत के व्याकरण से लेकर के ज्योतिष आदि के ज्ञान के लिए जो मैथमेटिकल गणना है, उसके लिए काशी और उसके आसपास का क्षेत्र बहुत ही उन्नत है। जी और हमेशा रेफरेंस वहीं का आता है। ठीक है ना? ओके, तो इसीलिए वहां के किसी विद्वानों ने इसकी चर्चा अभी तक की नहीं। ठीक है। बल्कि ठीक हमने कहा ना कि साउथ इंडिया में विद्वानों ने कालसर्प दोष का भी चर्चा किया है, साढ़े साती का भी चर्चा किया है। जी लेकिन साढ़े साती नाम जरूर दिया गया, लेकिन इसको मानने की आवश्यकता है। क्योंकि शनि चंद्रमा के करीब जब जाता है तो चंद्रमा अर्थात आपके मन को परेशान जरूर करता है। ठीक है। जी कई लोग बोलेंगे कि हम साढ़े साती में बहुत तरक्की किए। ठीक है ना? तो उसके बिल्कुल। तरक्की का, मोदी जी सर 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। उनके तरक्की का कारण क्या होता है, आगे आज आप लोगों को बताएंगे कि जिसके कोण का स्वामी शनि या चंद्रमा हो, तो जी ऐसे जातक को साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। ठीक है। जी इसीलिए ऐसा कहा जाता है। चलिए, नीलम ठीक कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? गुरुजी, मेरा प्रश्न चंद्रमा की शुभ गोचर और उसकी नजर से रिलेटेड है। जैसे हाँ चंद्रमा 10वें घर में शुभ होता है और उसकी नजर चौथे घर में, जो चौथे घर में वैसे वो अशुभ होता है, बट नजर पड़े चौथे घर पे तो वो उस घर का भाव भी हम शुभ बताएंगे। ऐसे हाँ, ही 9वें भाव से वहां पर अशुभ होता है, तो थर्ड भाव पे जहां पर शुभ है, तो हाउ उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो वहां पर वो अशुभ प्रभाव देगा या नहीं, शुभ? अशुभ अशुभ प्रभाव नहीं बताएंगे, शुभ प्रभाव ही बताएंगे।
क्लियर हो तो गया? शुभ, ओके, तो शुभ का ही ध्यान रखेंगे गुरुजी, अशुभ बिल्कुल से। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। थैंक यू गुरुजी, यही कई ऐसे व्याख्या हैं, अभी चूंकि जेमिनी का क्लास चल रहा है उसके आगे पढ़ाएंगे उसमें, कि वहां पे एक जगह पे लिख दिया गया कि यदि ग्रह उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वराशि का हो, तो उसके दृष्टियों पे उसी के ताकत के अनुसार प्रभाव आता है। लेकिन हम इस व्याख्या को नहीं मानते, ठीक है ना? क्योंकि यदि इस व्याख्या को मानेंगे ना तो पूरा ज्योतिष उलट पुलट हो जाएगा। लोग अपने सुविधा के अनुसार ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, तो जो उसको लगता है कि नहीं सही कहा जा रहा है, उच्च का होगा तो ज्यादा बलवान होकर के देखेगा, तो ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी के आंखों में जितनी रोशनी है उतनी ही रोशनी एक अमीर आदमी के आंखों में है। वो जिस आंख से दुनिया देखता है उसी आंख से एक गरीब आदमी भी दुनिया देखता है, ठीक है ना? हाँ जी। तो इसीलिए हमारा कहना है, चाहे गरीब आदमी अच्छा हो या अमीर आदमी अच्छा हो, दोनों की दृष्टियों में कोमलता है। अमीर आदमी खराब हो, आचरण से अच्छा ना हो, और गरीब आदमी आचरण से अच्छा ना हो, दोनों दोनों की दृष्टियों में खामियां होंगी। तो इसी तरह से मान करके चलना है। तो यहाँ चंद्रमा को, क्योंकि अगर क्षीण बली है तो दृष्टियों को अशुभ माना जा सकता है, लेकिन हम गोचर में इतना विधान नहीं लगाते। गोचर में बुध और चंद्रमा के दृष्टियों को भी हम शुभ मान करके चलते हैं। नहीं तो क्या होगा कि 5 अशुभ ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इसकी 5 की दृष्टियां भी अशुभ है। बुध भी कंडीशनल अशुभ हो जाता है, चंद्रमा भी कंडीशनल अशुभ हो जाता है, तो सिर्फ शुक्र और गुरु कितना पार लगाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा, संसार में लोग बहुत पीड़ित हो जाएंगे। कि 9 में से 7 ग्रह यदि हमको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और 2 ही ग्रह के ऊपर हम डिपेंड हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि त्राहिमाम हो जाएगा। इसीलिए कुछ हद तक चंद्रमा और बुध के अंदर सौम्यता मान करके चलना चाहिए। वो इसके अंदर जो अशुभता की बात आती है वो कंडीशन से आती है, तो हर जगह कंडीशंस को अप्लाई करके नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अनेजा, क्या प्रश्न है? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे गुरु एक राशि में 12 महीने लगभग और शनि एक राशि में 2.5 साल देखता है, मतलब होता है। तो अभी तक तो हम लोग इतना गोचर देखते नहीं थे। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि गुरु को इस राशि में बैठे हुए कितना समय हो गया? हम कैसे चेक करेंगे? वो पंचांग से प्राप्त हो जाए। अच्छा। बाकी 30 डिग्री चलने में 12 महीने का वक्त लगता है, तो गुरु 1 डिग्री का है, कितना दिन लगेगा? एक एक नियम से निकालो तो लगभग डेट पता चल जाएगा ना। जी। हाँ या ना? हाँ, चलेगा गुरुजी। हाँ, उसकी गति के अकॉर्डिंग फिर हाँ, निकालें। 20 डिग्री का गुरु है, और लगभग कितने दिन रहेगा? तो लगभग प्राप्त हो जाएगा कि अप्रैल में निकल जाएगा, मार्च मई में निकल जाएगा, जून में निकल जाएगा। ये एक्यूरेट के लिए पंचांग दिया हुआ है हमारे पास, पंचांग का अवलोकन करें। ठीक है गुरुजी। अंशु भारद्वाज जी। गुरुजी, आपने कहा कि जिस 7.5 में जब शनि क्योंकि चंद्र के पास होता है इसीलिए वो प्रभावित करता है, तो ये कॉन्सेप्ट अन्य ग्रहों के लिए अप्लाई नहीं होता गोचर में? जैसे अगर मंगल या सबके लिए अप्लाई होता है, इसीलिए तो मैंने पहले सबके लिए बताया था कि गुरु अगर ऊपर से गोचर करेगा, मंगल ऊपर से गोचर, तो इन लोगों का परिणाम पहले बताया, फिर हमने शनि का परिणाम बताया। परिणाम सब ग्रहों का होता है, शुभ ग्रहों का शुभ होता है। अगर गुरु चंद्रमा के साथ चला जाएगा तो वो शुभ परिणामों के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर हो गया? जी जी। और सर 7.5 में आप कल क्या बताए पिछले क्लास में, कितना डिग्री आगे पीछे को कैसे कैलकुलेट करना है? अभी बता देते हैं। कौशल भारद्वाज, राकेश कौशल जी।
गुरुजी ये जैसे अपन इसमें जो गोचर का जो ऊपर से ट्रांजिट कहा था आपने कि अच्छा कर रहा हो तो अच्छा होगा और बुरा कर रहा हो तो बुरा होगा, तो इसको भी डिग्री से लेंगे या पूरा साइन जो है पूरा मानना पड़ेगा? डिग्री से भी ले सकते हैं और पूरा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जिस प्लैनेट जिस डिग्री पे हो उस डिग्री पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी और बाकी हाँ आसपास कम हो जाएगी। बिल्कुल, ज्यादा इंटेंसिटी होगी, वो तो स्वाभाविक है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, यही अंजू कंफ्यूजन खन्ना है। जी। अंजू खन्ना जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। मेरे को एक कुंडली लगवानी थी आज। अच्छा, तो देखते हैं, आज समय मिलता है तो लगाते हैं। रीता ठीक सिंह जी। सही भाई, जैसे शनि की 7.5 डिग्री को देखकर कैसे पता करते हैं आगे पीछे कैसे होती, कब से आ शुरू हो रही? जाइए। चंद्रमा यहाँ 5 डिग्री का है, जी। मानिएगा, समझ जाइए, चंद्रमा यहाँ 5 डिग्री का है। जी। और हमने क्या कहा कि जितने अंशों पर चंद्रमा हो उसके 45 डिग्री पहले ही 7.5 लगती है और 45 डिग्री बाद तक 7.5 आता है, यही कहा है। जी। तब 5 डिग्री इसका, 30 डिग्री इसका, तो कितना हो गया? 35 डिग्री। इसका मतलब है कि 11वें भाव में 10 डिग्री लेना पड़ेगा, तब होगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कि चंद्रमा, यदि अगर हम इसको मेष राशि से बना लें, चंद्रमा यदि कुंभ राशि में, अब ये 10 डिग्री माइनस कर देंगे, कुंभ राशि में 20 डिग्री से आगे जाएगा तो 7.5 शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्लियर हो गया? जी। तो इसको ना 12वीं में जाने का इंतजार नहीं करना, इसको तो इतना दिन पहले ही 7.5 लग गया, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। जी। समझ रहे हैं ना? लोग तो सामान्य रूप से शनि के परिवर्तन पे सबको 7.5 बता देते हैं और सबको 7.5 हटा देते हैं, लेकिन रियल में होता यही है। अब क्या होगा, ये 25 डिग्री इसमें चल गया, 25 डिग्री तो ये लग्न में चल गया, और दूसरे में अब कितना चलेगा? 20 डिग्री, तो दूसरे में 20 डिग्री तक चला, यहां तक चला, और शनि 20 डिग्री का वृष राशि में होगा। अभी ये दूसरे से बाहर नहीं निकला, लेकिन 7.5 समाप्त हो जाए। ये क्लियर हो गया आप लोगों का? जी। सजल भौमिक जी, क्लियर होगा? सर क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। और कोई प्रश्न है आपके मन में? हाँ जी सर। हाँ बोलिए। सर चंद्रमा किसी लगन के अष्टम में बैठा है, किसी पत्रिका में अष्टम में बैठा है, तो बुरा रिजल्ट देगा गोचर में, और उनका दृष्टि सेकंड हाउस में है, तो उसके लिए हो सकता है कुछ शुभ रिजल्ट दे सकता है, लेकिन ये रिजल्ट हर महीना में एक ही होगा? नहीं, वो बदलेगा, बाद में पता चलेगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके सर। प्रवीण उमरानिया जी आ गए क्लास में? हाँ सर। हाँ, आवाज आ रही नमस्कार नहीं सर। आज आपकी? आ रही है समझो। ये यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ सर, समझ में आ गया। अब कहते हैं कि जिसके कोण की राशि, कोण का मतलब हो जाता है, आप उसको चंद्रमा से ही समझना चाहते हैं तो चंद्रमा से ही समझिएगा। तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10,
तो कौन हो गया कौन की राशि? शनि। अब यहाँ 6 लिख देंगे, 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब यहाँ कौन हो गया कौन का? शनि। उसी तरह से वृष लग्न और तुला लग्न में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन का स्वामी हो गया? शनि। उसी तरह से तुला लग्न में 7 8 9 10 11 12 1 2 3 कौन का स्वामी कौन हो गया? शनि। और शनि के लग्न में तो स्वयं शनि ही 10 और 11 कौन के स्वामी होते हैं, बात मानते हैं। अब 4 8 और 12 ये लगन है, इसमें भी 12 लगन होगा तो कौन का स्वामी? चंद्रमा होगा। 8 लगन होगा तो कौन का स्वामी? चंद्रमा होगा। लगा के देख ही लेते हैं, आप लोगों के मन में कोई संशय न रह जाए। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 हो गया कौन का स्वामी? चंद्रमा। उसके बाद लिखते हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो यहाँ हो गया कौन का स्वामी? चंद्रमा। तो मोटा मोटा एक 2 लाइन समझ सकते हैं कि जिसके कौन का स्वामी चंद्रमा या शनि हो उसके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव कम होता है। गुरुजी सॉरी टू डिस्टर्ब, जब आप ऐसे बोलते हो ना इधर को मुंह करके ऐसे, तो आवाज कम आती है, बाकी बिल्कुल ठीक आती है। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं ऐसे ही मुंह करके बोलेंगे। तो अब ठीक आ रही है। हाँ, हमारा यहाँ तक समझ में आ गया कि जिसके कौन का स्वामी शनि और चंद्रमा हो उसके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव कम हो। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब और समझ लेते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 ये होता है। तो सबसे कम प्रभाव 4 8 12 पे, उससे कम प्रभाव 3 7 11 पे, उससे ज्यादा प्रभाव मतलब शनि का ज्यादा, उससे ज्यादा प्रभाव 2 6 10 और सबसे ज्यादा प्रभाव 1 5 9। अर्थात जिसकी राशि मेष, सिंह और धनु हो उसको शनि का सब लोग तो डोसा खा के आ गए, आपका खाना बना डोसा खा गए कौन कौन? हाँ, मुन्ना दीदी का हम लोग। गुरुजी आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है। अब गुरुजी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत कट रही है। चलिए देखते हैं थोड़ी देर में ठीक हो जब जाए आप तो अच्छी बात है। जब आप व्हाइट बोर्ड को देखते हो ना तो बिल्कुल ठीक आती है। तब हम पीछे मुड़ के कैसे बोलते हैं? वो बात ही सही है। आप लोग सोचेंगे गुरु जी का दिमाग खराब हो, कोई प्रॉब्लम है गुरुजी? ठीक है, वो उधर से आवाज टकरा करके यहाँ आता है, इसीलिए ऐसा होता है। विनायक माउथ पीस तो मेरे पास ही है, कोई बात नहीं है। आप लोगों को फिर भी सुनने लायक आवाज मिल जाता हो, थोड़ा थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। तो 1 5 और 9 राशि जो है इसके लिए थोड़ा शनि का साढ़े साथ ही ज्यादा परेशान। क्लियर हो गया? अब कोई भी ग्रह, जैसे कोई भी ग्रह नहीं, शनि शनि यहां से शुरू होगा और इसमें जाएगा तो साढ़े सात ही लगेगा। शनि कितने दिन तक रहता है? 2.5 साल तक। सूर्य वचक्र का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 12 महीने में। और शनि को लगाने में कितना दिन लगता है? 30 साल। कितना अंतर है ना। तो सूर्य के हिसाब से
शनि वक्री होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। 120 डिग्री दूर शनि गुरु और मंगल हो और 240 डिग्री दूरी तक ये तीनों ग्रह वक्री रहते हैं, ऐसा आप लोगों ने समझा। तो ये 2.5 साल में कई बार वक्री हो जाएंगे कि नहीं होंगे। यदि जाता हुआ चढ़ता हुआ शनि इस ओर जा रहा है और वक्री हो गया तो रिटर्न हो जाएगा, बदल जाएगा, दूसरी ओर जाने लगेगा। तो जब इस कंडीशंस में शनि हो और वक्री हो जाए तो उसका प्रभाव कुछ दिनों के लिए कम हो जाता है। ये सिर्फ मोटी मोटी बातों को समझिए। गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रही आवाज। अब क्लियर आ रही है? राकेश कौशल जी एक बार गौर बोलो गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, रिपीट कर दो। अब ठीक है, आवाज थोड़ी कम है अभी भी। आपकी आवाज नहीं, अच्छा कान नहीं डालूंगा, देख लेते हैं थोड़ी देर, नहीं होगा तो लैपटॉप का स्पीकर यूज कर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नक्षत्र की ओर, चंद्रमा की ओर जाता हुआ शनि यदि वक्री हो जाए तो वो अच्छा परिणाम के लिए हो जाता है, उस समय कोई परिणाम नहीं देगा। और चंद्रमा से दूर जाता हुआ शनि यदि वक्री होगा तो फिर चंद्रमा की ओर जाने लगेगा, तो वो समय बहुत अनुकूल नहीं होता। उस समय वक्री शनि हमारे लिए विपरीत परिणाम देते हैं। ये 2 शब्द याद रहेगा आप लोगों को, बस ये 2 शब्द याद रखने की जरूरत। अब आगे बढ़ जाओ। तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने समझ लिया 7.5 को जितना समझना था। तो कहा जाता है, तो किसी को भी पूछेंगे, कई लोग तो बोलते हैं कि दशा में जब शनि जाते रहता है तो उस समय अच्छा फल करता है। कई लोग बोलेंगे 7.5 में उतरता हुआ शनि अच्छा फल करता है। ये सब गलत कथाएं आप लोग सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि जब अंत के 7.5, सॉरी गुरुजी, आपकी आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल है। नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी गुरुजी। अब आवाज आ रही है? जी गुरुजी जी अभी आ आई। रही आ रही अब ठीक आ हो रही गया है आवाज? गुरुजी, बिल्कुल आ रही है। आ रही है, अब आ रही है। चलिए, वो एक जैक लगा हुआ था हमारे स्पीकर वाले में, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब ठीक आवाज आएगी। तो जो अभी अभी डिफाइन किया था सर, एक बार दोबारा कर देंगे, वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ, वो अभी डिफाइन कर देता हूँ दोबारा। तो जब शनि चंद्रमा की ओर जाता है, प्रारंभ और मध्य का 7.5 जिसको कहते हैं, तो वो शनि के जितने करीब जाता है उतना ही बुरा फल का उम्मीद कर सकते हैं। और उस समय पर यदि वक्री हो जाए, वो फिर पीछे टर्न हो जाता है। इसका मतलब है चंद्रमा के ऊपर प्रभाव कम देता है। तो जाता हुआ शनि, चढ़ता हुआ शनि वक्री अवस्था में अच्छे परिणाम दे देता है। उसी तरह से जब दूसरे भाव से आगे बढ़ता है, मतलब दूसरे भाव में शनि चला जाता है, तो उतरता हुआ शनि आपके चंद्रमा के लिए अच्छा हो गया। अब वो जा रहा है, चंद्रमा से दूर जा रहा है, आपका मन अब अच्छा रह रहा है। लेकिन उस समय यदि वो फिर वक्री हो जाता है, वो फिर चंद्रमा की ओर आने लगता है, तो उस समय फिर आपको अच्छा नहीं होता। अर्थात चढ़ता हुआ शनि वक्री अवस्था में अच्छा है और उतरता हुआ शनि वक्री अवस्था में अच्छा नहीं है। ये 2 पॉइंट है, इसको याद रखें। क्लियर हो गया? हम हमेशा ये कहते हैं कि पत्रिका में यदि वक्री है
और गोचर में वक्री हो गया तो रिजल्ट के ऊपर प्रभाव आ जाएगा। पत्रिका में षडाष्टक है और गोचर में भी षडाष्टक हो गया तो रिजल्ट आने लगेगा, मतलब अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट आना है वो आने लगेगा। पत्रिका में 3-11 में है, गोचर में 3-11 में है तो अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। तो ये सब बातें आप लोगों को मान करके चलना है। अब पत्रिका में शनि शुभ स्थिति में है और वक्री है तो शुभ फल ही करेगा, लेकिन गोचर में यदि वो अशुभ स्थिति में है और वक्री है तो अशुभ फल करेगा। क्लियर हो गया? लेकिन गोचर में यदि वो शनि शुभ स्थिति में है और वक्री हो गया तो शुभ फल करेगा। कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में यदि शुभ गोचर में हो तो शुभ फल करता है। कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में यदि शुभ गोचर में हो तो शुभ फल करता है, और कोई भी ग्रह यदि वक्री अवस्था में अशुभ गोचर में हो तो अशुभ फल करता है। वक्री के लिए अलग अलग इस तरह के नियम अलग अलग जगहों पर बताए गए हैं। यहां तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया। केंद्र में स्थित शनि को कंटक शनि कहते हैं, कई जगह पे लिखा होगा कंटक शनि। क्लियर है? केंद्र में अर्थात पहले भाव में, तो चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में। तो इन चारों भावों में शनि को अच्छा नहीं कहा गया। चंद्र राशि से देखेंगे इन चारों भावों में, तो चंद्र राशि में चला गया तो 7.5 हो गया, चतुर्थ में चला गया तो ढैया हो गया, सप्तम और दशम में ढैया और 7.5 नहीं होने के बाद भी चूंकि ये केंद्र में होता है तो इसको कंटक शनि कहते हैं, इसीलिए इसके शुभ परिणाम नहीं बताए गए हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। बाद में इसके जो परिवर्तन होंगे वो हम आपको बताएंगे। तो अब ढैया लिख लीजिए, ढैया किसे कहते हैं? तो ढैया कहते हैं शनि यदि चंद्रमा से चतुर्थ या अष्टम स्थान से गोचर करे, शनि यदि जन्मकालीन चंद्रमा से चतुर्थ अथवा अष्टम स्थान से गोचर करे तो उसको ढैया कहते हैं, जिसको कई लोग लघु कल्याणी भी बोलते हैं, तो उसको ढैया कहते हैं। अभी शनि कहाँ से गोचर कर रहा है बताइए कोई? कुंभ राशि से। कुंभ राशि। कुंभ राशि से। इसका मतलब है यहाँ से गोचर कर रहा है। तो 1 2 3 4 वृश्चिक के लिए ढैया चल रहा है, 5 6 7 8 कर्क वालों के लिए ढैया चल रहा है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्क राशि से 8वें शनि गोचर कर रहा है। वृश्चिक से 1 2 3 4 वृश्चिक से चतुर्थ गोचर कर रहा है। यदि शनि गोचर बस जन्मकालीन चंद्रमा से अष्टम स्थान या चतुर्थ स्थान से गोचर करे तो उसको ढैया कहते। तो 2.5 साल तक आपके लिए परिणाम बहुत उपयुक्त नहीं होता है। क्लियर हो गया? यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ढैया और 7.5 इसी को कहते हैं। अब आता है बात कि शनि यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है और यहाँ अच्छा है, तो क्या सर 1 2 3 7.5 साल तक 7.5 ही रहा, खराब ही कहेंगे क्या? उसके बाद 1 2 5 साल फिर जो है तो गोचर अच्छा नहीं है,
तो शनि का परिणाम नहीं आएगा क्या? फिर 1 2 3 4, ये तो 10 साल का गैप हो जाएगा। तो क्या 10 साल तक शनि का परिणाम नहीं देगा क्या? इसी सब बातों को लेते हुए उसी तरह से गुरु यहाँ 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 और यहाँ गोचर करता है तो शुभ है। तो क्या ये 1 साल शुभ रहेगा, ये 1 साल अशुभ रहेगा क्या? या ये 2 साल अशुभ रहेगा, फिर 1 साल शुभ हुआ, फिर ये 2 साल अशुभ रहेगा क्या? फिर 1 साल शुभ हुआ, फिर दूसरे साल अशुभ रहेगा, फिर ये शुभ हुआ, फिर ये अशुभ रहेगा, फिर ये शुभ हुआ, फिर ये अशुभ रहेगा। क्या इतने दिनों तक हम किसी भी ग्रह को प्रभाव रहित कैसे मान सकते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि इतने दिनों तक ग्रह प्रभाव रहित नहीं रह सकते। पल पल वो हमको रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे वो अच्छे रिजल्ट दे या बुरे रिजल्ट। हमारा हर पल ग्रहों के अधीन है और वो हर पल अच्छे और बुरे रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तब नियम आया अष्टक वर्ग। अभी हमने कहा चंद्रमा से शुभ भाव, इसके लिए सूर्यादि 7 ग्रहों के लिए, सूर्यादि 9 ग्रहों के लिए। अभी मैंने यही पढ़ा, लेकिन अष्टक वर्ग क्या कहता है? सूर्य से शुभ गोचर, चंद्रमा से शुभ गोचर, मंगल से शुभ गोचर, बुध से शुभ गोचर, गुरु से शुभ गोचर, शनि से शुभ गोचर, यहाँ तक 7 ग्रहों से शुभ गोचर बताया गया। अब कहा जाता है कि आप तो स्वतंत्र हैं कि लग्न से देखें, सूर्य से देखें, चंद्रमा से देखें, मंगल से देखें, बुध से देखें, गुरु से देखें, शुक्र से देखें, शनि से देखें, किसी से भी रिजल्ट देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। प्रमुखता चंद्रमा को दिया गया, वो साधारण गोचर की बात। और ये जो अंक जो हमने बताया कि शनि 3 6 10 से शुभ गोचर करता है, मंगल 3 6 10 से शुभ गोचर करता है, सूर्य राहु केतु 3 6 10 11 से शुभ गोचर करता है, बुध 2 4 6 8 10 11 से शुभ गोचर करता है, शुक्र जो है सो 6ठे 7वें 10वें को छोड़ दीजिए, बाकी सभी स्थानों से शुभ गोचर करता है, गुरु दूसरे 5वें 7वें 9वें और 11वें स्थान से शुभ गोचर करता है। तो इसी तरह से सभी ग्रहों के लिए शुभ गोचर निर्धारित किया है। आप लोग फल दीपिका ले लीजिएगा और उसमें मैं फिर संख्या बता देता हूं। हाई 36 अष्टक वर्ग अध्याय, और ये है 23वां अध्याय, 536 नंबर पेज, अष्टक वर्ग और 23वां अध्याय। इसमें सूर्य अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें स्थानों में शुभ होता है। उसके बाद लिखा है, इस कारण जिस राशि में जन्मकालीन सूर्य है उस राशि से पहले, दूसरे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में शुभ बिंदु लगा दीजिए। उसी प्रकार चंद्रमा से तीसरे, 6ठे, 10वें, 11वें में कौन? सूर्य शुभ होता है। फिर उसी प्रकार
शनि और मंगल से पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें स्थान में किससे? शनि मंगल से। कौन? सूर्य शुभ होता है। उसी प्रकार बृहस्पति से 5वें, 6ठे, 9वें, 11वें में कौन? सूर्य शुभ होता है। शुक्र से तीसरे, 7वें, 12वें में कौन? सूर्य शुभ होता है। ये अलग अलग सभी ग्रहों को अलग अलग स्थानों में शुभ कहा गया है। अब ये सारे याद रखना मुश्किल है, इसको अलग अलग कि जहां जहां शुभ है वहां वहां अष्टक वर्ग में अंक दे दिए जाते हैं कि यहाँ अंकों से गोचर कर रहा है। और उसमें बताया गया है कि जो भी ग्रह अंक सहित कक्षा से गोचर कर रहा हो वो शुभ फल प्रदान करेगा। तो इसकी अवधारणा तब आ गई जब ऐसा हुआ कि इतने इतने दिनों के बाद यदि शुभ फल आएगा तब तो बहुत कष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक राशि में यदि ग्रह अंक सहित गोचर कर रहा हो, तो वो चाहे वो साढ़े साती की अवस्था हो, ढैया की अवस्था हो, कंटक शनि की अवस्था हो, किसी भी अवस्था में वो शुभ फल देने वाला है। और अंक रहित कक्षा से गोचर कर रहा है, वो चाहे तीसरे स्थान से गोचर करे, छठे से गोचर करे जहां से शुभ की बात हो रही है, या 8वें स्थान से गोचर करे, 12वें स्थान से गोचर करे जहां से अशुभ की बात होगी। तो अंक रहित कक्षा से यदि गोचर कर रहा है तो वहां पे उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया? तो इसी आधार पर अष्टक वर्ग की परिकल्पना की गई है और अष्टक वर्गाध्याय लिखा गया है। गोचराध्याय के बाद अष्टक वर्गाध्याय प्राप्त हो। तो आप लोगों से पहले तो विनम्र निवेदन करेंगे कि अष्टक वर्ग बनाना कैसे है, समझना कैसे है। इसके लिए मैंने YouTube पे बहुत अच्छे पाठ दिए हैं। कई लोग अष्टक वर्ग पढ़ करके आईकाश में और भारतीय विद्याभवन में अपने अच्छे नंबर लाए हैं। तो आप लोग भी उस अष्टक वर्ग को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। साथ में जो अन्य शुभ गोचर हमने या गोचर की जो चर्चा की गई है, गोचर फल का अलग से प्लेलिस्ट है, उसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि हमने आपको गोचरस्थ ग्रहों के विषय में बताया, शुभ गोचर के विषय में बताया, शनि का ढैया और साढ़े साती बताया, ये सब आप लोगों ने सीखा है। तो एक अध्याय है जिसको भाव चिंता कहते हैं, शायद मैं निकालने का प्रयास करता हूं। नहीं, द्वादश फलाध्याय, द्वादश भाव फल। ये आप लोगों को पेज संख्या भी बता देते हैं। जहां आप जाएंगे तो हमारे बातों को जो हम आज पढ़ाएंगे वो आपको लगेगा कि हाँ सर ने पढ़ाया था तो सही पढ़ाया था। पेज संख्या 306, द्वादश भाव फल। उसी के अंतर्गत में पेज संख्या 318, भाव सिद्धि काल, जिसको हम स्पेशल ट्रांजिट के रूप में आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। भाव सिद्धि काल, अगर आप लोगों के आसपास में किताब हो तो आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। आप बाद में हमने पेज नंबर बता दिया है, अपने स्क्रीन पे पेज चला नंबर दोबारा करके बता देखिए। दें। पहले तो 306 पेज नंबर था और
हम जो पढ़ाएंगे वो 318 पेज नंबर में है, भाव सिद्धि काल। देखिए ब्रह्मदत्त जी, मिला आपको? निकाल लिया गुरुजी। मिला भाव सिद्धि काल? 318 मिल गया जी, गुरुजी। मिल गया सर। मिल गया। हाँ मिल गया, ठीक है। तो भाव सिद्धि काल कहता क्या है, पहले इसको समझिए। तो भाव सिद्धि काल से मतलब है कि उस भाव की सिद्धि होगी कि नहीं। मोदी जी कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि। तो यहाँ भाव की सिद्धि है, अर्थात 5वें भाव का सिद्धि का मतलब है संतान होगा कि नहीं। 7वें भाव के सिद्धि का मतलब है विवाह होगा कि नहीं। 10वें भाव के सिद्धि का मतलब है नौकरी व्यवसाय अच्छा होगा कि नहीं। इसी तरह से धन भाव का सिद्धि काल का मतलब है कि धन पर्याप्त मात्रा में कब आएगा। तो ये सब हम इस गोचर में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मन में हमेशा से गोचर पढ़ने लगे तो ये नहीं है कि दशा को भूल जाए। अभी दशा का भी 2 अध्याय पढ़ाएंगे आप लोगों को, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो जब गोचर पढ़ने लगे तो अब दशा देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ गोचर से रिजल्ट बताने लग गए, ये भूल कभी मत कीजिएगा। पहले नंबर पे कुंडली देखना है, शुभाशुभ फल क्या प्राप्त होंगे उसको प्राप्त करना है। दूसरे नंबर पे दशा देखना है, शुभाशुभ फल कब प्राप्त होंगे दशा बताएगा। तीसरे नंबर पे गोचर देखना है कि वो फल हम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। वही हम मतलब मन में रह गया, हम बोल नहीं ज्यादा नहीं। ठीक है, कई लोग अपने घर की बात भी हम तक पहुंचाते हैं। तो पता चला कि कुछ बातें ऐसी हो गई कि रिकॉर्डिंग में हो गया अज्ञानतावश। और चलिए कोई बात नहीं। अब आवाज अच्छी आ रही है ना आप लोगों को? चलिए सही है। जी सर, जी सही। जी गुरुजी जी। जी आ सर, रही है। ठीक है। बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी भाव का रिजल्ट किसको प्राप्त होगा? लग्न को प्राप्त होगा, अर्थात जातक को प्राप्त होगा। तो भाव सिद्धि काल में 2 भावों की चर्चा हो गई। आप लोग बहुत गंभीरता से समझिएगा, ऐसा ना हो कि हम पूरा पढ़ा के चले जाएं और आपके ऊपर निकल जाए और कुछ पता न चले। इसीलिए थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। 2 भावों का जिक्र हो गया। पहला लग्न, सबके लिए कॉमन हो गया, संतान के लिए भी कॉमन हो गया, नौकरी के लिए भी कॉमन हो गया, धन के लिए भी कॉमन हो गया, शादी के लिए भी कॉमन हो गया। तो लग्नेश आ गया हमारे साथ। अब कौन आ गया? लग्नेश। और दूसरे नंबर पे यदि हम विवाह की बात कर लेते हैं तो कौन आ जाएगा? सप्तमेश। संतान की बात कर लेंगे तो कौन आ जाएगा? पंचमेश। नौकरी की बात कर लेंगे तो कौन आ जाएगा? दशमेश। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। अब ये जो पहले है कि इसी दोनों के गोचर को समझना है। तो दोनों के गोचर को जब समझेंगे तो एक को फिक्स करेंगे और दूसरे को घुमाएंगे। फिर दूसरे को फिक्स करेंगे, पहले वाले को घुमाएंगे। जैसे लग्नेश, जो जन्मकालीन लग्नेश है वो जहां है वहीं रहेगा, सप्तमेश घूमेगा। बाद में जन्मकालीन सप्तमेश जहां है वहीं रहेगा, लग्नेश घूमेगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे कोई भी अगर आपको ब्रह्मांड की चर्चा करनी हो तो किसी एक को फिक्स करना पड़े। तो विज्ञान सूर्य को फिक्स करके ब्रह्मांड की चर्चा करता है और ज्योतिष पृथ्वी को फिक्स करके ब्रह्मांड की चर्चा करता है। इसीलिए
विज्ञान सूर्य केंद्रीय पद्धति से पढ़ाया जाता है और ज्योतिष भू केंद्रीय अर्थात जियोसेंट्रिक पद्धति से पढ़ाया जाता है। उसी तरह से गोचर में भी एक को हमको फिक्स करना पड़ेगा। ये हमेशा से ध्यान रखना। हमने कहा कि सभी ग्रहों से गोचर देखा जाता है, इसका मतलब जब गुरु से देखेंगे तो गुरु को फिक्स करेंगे। इसका मतलब है कि जन्मकालीन गुरु जहां है वहीं रखेंगे, अन्य ग्रहों को घुमाएंगे। शुक्र से देखना है तो शुक्र को फिक्स रखेंगे, जन्म के समय जहां था वहां टिका के रखेंगे, अन्य ग्रहों को घुमाएंगे। उसी तरह से यहाँ लग्नेश और भावेश में से लग्नेश कॉमन हो गया, भावेश का मतलब कोई भी भाव में से एक को फिक्स रखेंगे, दूसरे को घुमाएंगे। उदाहरण में भी आप लोगों को बता देंगे, पहले साधारण तरीके से समझिएगा। तो पहले श्लोक क्या कहता है, भावेश स्थित भांस कोण अपि वा भावम तु वा लग्नको लग्नेश स्थित भांस कोणम उदयम वा याति भावदीपः संयोगे अपि विलोकेने अपि चौतयोस्तद भाव सिद्धिम तथा तदा बुर्यात कारक योगस तनुपतेर लग्नात् चंद्रादपि। लग्नात् और चंद्रादपि अर्थात इस विषय को लग्न से भी समझेंगे और चंद्रमा से भी समझेंगे। तो क्या कहता है, किसी भाव की प्राप्ति का फल निम्नलिखित कालों में से किसी समय होते हैं। अब निम्नलिखित को आगे पढ़ देते हैं, पहले पढ़ देते हैं फिर आप लोग समझ जाइएगा। भावेश जिस राशि और अंश में हो उससे त्रिकोण वश जब लग्नेश, उससे त्रिकोण में गोचर वश जब लग्नेश आवे। उदाहरण ले लें, मान लीजिए कि ये सप्तमेश कौन है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। क्लियर हो गया। अब लग्नेश कौन है, शनि है, तो शनि को घुमा रहे हैं। तो शनि अभी कहाँ है, यहाँ है। लेकिन श्लोक क्या कहता है कि शनि चंद्रमा से 1 2 3 4 5 यहाँ हो, 6 7 8 9 यहाँ हो तो जातक की शादी हो सकती। अर्थात चंद्रमा से पंचम में, चंद्रमा से नवम में और चंद्रमा के साथ शनि यहाँ हो तो जातक की शादी हो सकती है। भावेश जिस राशि और अंश में हो उससे त्रिकोण में गोचर बस जब लग्नेश आवे। तो पहले हमने भावेश चंद्रमा को फिक्स कर दिया और लग्नेश को गोचर में घुमा दिया। अब आगे बढ़ लेते हैं। लग्नेश जिस राशि में हो, तो लग्नेश कौन से राशि में है, यहां है। यह आप लोग देख रहे हैं। अब लग्नेश को फिक्स कर दिया, उससे अंश में, उससे त्रिकोण में जब गोचर बस भावेश आवे 25 डिग्री का है तो ये कहा जा रहा है, पहले आप लोग डिग्री को भूल जाइए, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। इससे त्रिकोण में जब लग्नेश आवे, चंद्रमा जब यहाँ हो और यहाँ हो और यहाँ हो, तो इन तीनों में जब आएगा तब क्या होगा कि इसकी शादी होगी। आगे कहता है जब लग्नेश और भावेश गोचर बस एक दूसरे को देखें, अर्थात अगर यहां पर हो और इस स्थान को देख रहा हो
यहाँ पर पहले भावेश था और लग्नेश यहाँ पर हो जाए और इस स्थान को देख ले। अब कहता है जब भाव कारक गोचर वश उस स्थान पर आवे जहां जन्म कुंडली का लग्नेश या चंद्र राशि का स्वामी हो। तो कारक कौन हो गया? शुक्र। बात को समझिएगा, विवाह के लिए यदि हम चाहेंगे तो शुक्र। तो गोचर वश कहाँ आवे? जन्म कुंडली में लग्नेश व चंद्र राशि का स्वामी जहां हो, अर्थात जहां लग्नेश हो और जहां चंद्रमा के स्वामी, चंद्रमा जिस राशि में हो उसके स्वामी जहां स्थित हो वहां आवे, तो उस समय भी हमारी शादी हो सकती है। और आखिरी में कहता है जब लग्नेश गोचरवश उस भाव में आए जिस भाव से संबंधित विचार करना हो, तो उस भाव की भी सिद्धि होती है, अर्थात उसका भी फल उत्तम मिलता है। ये एक अलग लाइन जोड़ दिया गया कि जब लग्नेश दूसरे स्थान में जाएगा गोचर में, बात को समझिएगा, तो धन की प्राप्ति हो सकती है। लग्नेश तीसरे में जाएगा गोचर वश, तो पराक्रम की वृद्धि हो सकती है, बल की वृद्धि हो सकती है, भाई के लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। लग्नेश चतुर्थ में जाएगा तो हम मकान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, माता का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। लग्नेश पंचम में जाएगा तो हम हायर एजुकेशन ले सकते हैं, हमको संतान हो सकता है, हमारे शादी की बात पक्की हो सकती है। लग्नेश गोचर बस छठे में जाएगा तो रोग ऋण शत्रु आदि या हमारे कंपटीशन आदि की बात हो सकती है। लग्नेश सप्तम में गोचर बस जाएगा तो हमारे शादी विवाह की बात हो सकती है, लंबी यात्रा की बात हो सकती है। लग्नेश अष्टम में जाएगा तो हमारे जीवन में चोट चपेट, दुर्घटना या किसी मेडिटेशन में चले जाएं, हम विपासना में चले जाएं, ध्यान आदि के तरफ हमारा झुकाव हो जाए, ये संभव है। लग्नेश नवम में चला जाए तो भाग्य की वृद्धि हो सकती है या भाग्य की हानि हो सकती है। अब हानि क्यों बताते हैं? उसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा ना, अन्य ग्रह यदि बहुत पीड़ित कर रहा हो। यहाँ यही कह रहा है कि जब लग्नेश गोचर बस उस भाव में आवे जिस भाव से संबंधित विचार करना हो, उसका रिजल्ट करेगा। ये लिखा ही नहीं कि शुभ करेगा कि अशुभ करेगा, उसका रिजल्ट जो पत्रिका में प्राप्त है। अगर पत्रिका में शुभ रिजल्ट प्राप्त है तो गोचर बस जब लग्नेश उस भाव में जाएगा उसके शुभ रिजल्ट को करेगा, और यदि पत्रिका में प्राप्त है कि वहां वो अशुभ फल करने वाला है, लग्नेश जिस भाव की बात कर रहे हैं उस भाव से हमको अशुभ फल प्राप्त होना है, उस भाव में जब लग्नेश जाएगा तो अशुभ फल प्राप्त होगा। यहाँ लिखा गया जब लग्नेश गोचरवश उस भाव में आवे जिस राशि से संबंधित विचार करना हो तो उसका फल कहना चाहिए। अब इस विषय को कहा गया है कि लग्नाच चंद्रादपि, चंद्र लग्न से भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए। अर्थात पहले लग्न से विचार कीजिए, फिर चंद्र लग्न से भी इस प्रकार का विचार कीजिए। आप लोगों को यहाँ मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अभी जो उदाहरण पत्रिका दिखाए तो गुरुजी तो महीने में 3 बार उसकी शादी हो जाएगी, चंद्रमा तो 3 बार उसको एक बार 2 त्रिकोणों में जाएगा, एक बार सामने जाएगा। तो यहाँ हमेशा जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है उसको फिक्स कीजिए और स्लो मूविंग प्लैनेट्स को मूवमेंट दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आगे के श्लोकों में गुरु की भी बात कही गई है, उसको भी सोचने की जरूरत होगी। लग्नेश और भावेश में जो स्लो मूविंग है उसको मूव कराइए, जो फास्ट मूविंग है उसको फिक्स करके देखिए। और ये कब देखें? जब दशा से विचार कर लेंगे
इसके शादी की दशा लग गई है तब देखें। आपने देख लिया ना यहाँ कि लग्न से भी विचार कर लिया गया गोचर का, और इसको भाव सिद्धि काल बोलते हैं। ये स्पेशल ट्रांजिट है, इसको न तो चंद्रमा से देखना है, न गुरु से देखना है, न और किसी से, लग्न से भी देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि अंतोगत्वा रिजल्ट किसको मिलना है? लग्न को प्राप्त होना है। तो यहाँ लग्न को छोड़ करके क्या कह दिया? उसके स्वामी को फिक्स कर दिया। इसीलिए कहा गया कि सभी ग्रहों से आप गोचर देख सकते हैं। पहले जो कहा गया वो हमने यही चीज आप लोगों को पहले क्लास में पढ़ाया कि सभी ग्रहों से गोचर देख सकते हैं। तो यहाँ लग्न से भी लगने से भी देख लिया और चंद्रमा से भी देख लिया। तो दो उदाहरण यही प्राप्त हो गए। अन्य जरूरत पड़ने पर अन्य ग्रह से, अर्थात अब सप्तमेश है तो सप्तमेश को फिक्स कर रहे हैं। सप्तमेश कोई भी हो सकता है ना, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे भी गोचर देखा जा सकता है। तो अलग अलग जरूरत के हिसाब से गोचर को अलग अलग पद्धति से देखा जाना चाहिए। ये एक शब्द अपने दिमाग में बिठाइएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग पद्धति से गोचर को देखना चाहिए, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप कहिएगा यहाँ से तो सर अशुभ हो गया, वहां से शुभ हो गया, यहाँ से ऐसा हो गया, वहां से वैसा हो गया। तो हमको मन में पहले ये भाव आ जाना चाहिए कि हम किस चीज के लिए ट्रांजिट देख रहे हैं। अब किसी ने बताया कि सर शादी कब हो रही है, तो पहले तो दशा से प्राप्त कर लिया कि 2024 में शादी हो रही। उसके बाद लग्नेश और सप्तमेश वाला ट्रांजिट लगा दिया, क्योंकि यहाँ उसी की जरूरत है, भाव सिद्धि काल की जरूरत है। वो जब लग रहा है, कहा जाता है जितने अंशों पर है उतने अंशों पर आएगा तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उस अंशों के आगे पीछे भी कार्य को सिद्ध होता हुआ पाया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि कोण में हो या सम्मुख हो, ऐसे स्थिति में हम उस भाव की सिद्धि बताएंगे। तो कौन कौन सा स्थान ले लेंगे? तो जिस स्थान में ग्रह स्थित हो वो स्थान, उसका 5वां और 9वां स्थान, और जहां से वो सीधी दृष्टि डाल रहा हो अर्थात सप्तम स्थान, इन स्थानों को ले लेंगे। उसके बाद कहता है यद भावे शास्त्र तरक्षांश त्रिकोणस्थे गुरु यदा गोचरे तस्य भावस्य फल प्राप्ति विनिर्दिशेत। यह देखिए कि किस भाव का विचार करना है, उसका स्वामी किस राशि और किस अंश में है। फिर से सुनिएगा, क्या देखना है? किस भाव का विचार करना है। जिस भाव का विचार करना है उसका स्वामी किस राशि और किस अंश में है। जब गोचर बस बृहस्पति उस राशि और अंश से त्रिकोण में आता है तब उस भाव संबंधी शुभ फल प्राप्त होता है। अब फिर से उदाहरण में ले लेता हूं कि मान लीजिए पंचमे शुक्र की बात है, तो शुक्र यहां है तो इस भाव से इस भाव में आ जाए या इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने गलत ले लिया, 1 मिनट, नहीं ठीक लिया है, भूल गए थे, हमने पंचमेश लिया। तो पंचमेश शुक्र जहां है वहां से 5वें और 9वें में जब गुरु आ जाए तो
इस भाव की सिद्धि कहेंगे, अर्थात पंचम भाव संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? सर 7वें आने पर नहीं करेगा? अभी बताएंगे, पहले हमने जो पूछा ये समझ में आ गया यहां तक? इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं आई अभी तक? इसमें लग्नेश नहीं आया गुरुजी। इसमें लग्नेश नहीं आया, उसमें भावेश और गुरु ब्लेसिंग के कारक ग्रह होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ लग्नेश और भावेश को तो लेंगे ही लेंगे, साथ में गुरु के भी मूवमेंट को देख लेंगे। तो पुस्तकों में कई जगहों पर ये चर्चा है कि गुरु की दृष्टि से और गुरु की युति से भी फल प्राप्ति होने का संकेत प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ नहीं लिखा जाने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि गुरु जब लग्न या सप्तम, जिस भावेश की बात कर रहे हैं, भावेश के ऊपर से तथा सप्तम स्थान से या समसप्तक बोल दें से गोचर करे, उस भाव की सिद्धि कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। हो गया यहाँ तक क्लियर? अनेजा समझ में आ गया? ठीक गुरुजी। इसकी चर्चा YouTube पे नहीं की गई है, समय मिलेगा आगे तो कभी करेंगे, अभी तक नहीं की गई। क्लियर हो गया? राकेश कौशल जी, क्या प्रश्न आया मन में? गुरुजी ये आपने भावेश की बात करी, जो अपन तो देखते हैं जो बैठा हुआ ग्रह है वो पहले करेगा फल उसका, अगर कोई नहीं है तब भावेश करेगा। हमने ये चीज तो पढ़ाया ही नहीं जो आप प्रश्न कर, ठीक है, आगे आप समझने का गोचर प्रयास। के लिए ये है मतलब हमेशा हमने पहले बताया ना कि एक को तो फिक्स करना ही पड़ेगा, तभी तो आप ट्रांजिट देख पाएंगे। अगर एक को फिक्स नहीं करेंगे तो फिर ट्रांजिट देख ही नहीं पाएंगे। ट्रांजिट टू ट्रांजिट, अर्थात दोनों को ट्रांजिट में भी देखना है, ये आगे पढ़ाएंगे। लेकिन आज के विषय में एक को फिक्स करके, जब तक किसी को फिक्स नहीं करेंगे, मैक्सिमम ट्रांजिट में जब तक किसी को फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम बात नहीं कर पाएंगे। अनीता शर्मा जी, क्या मन में प्रश्न आ गया? सर जैसे कि आपने कहा कि या तो भावेश को फिक्स कर ले या हम लग्नेश को फिक्स कर ले, उनके त्रिकोण में उनका भावेश का या तो गोचर देखें या गुरु का। तो सर जैसे कि शनि काल है, तो क्या काल का भी सॉरी शनि का भी गोचर होना चाहिए या नहीं उसके साथ? नहीं, शनि हो या ना हो? जी हाँ, शनि को देखने के लिए धन्यवाद। नहीं पता। ठीक है, अंजू खन्ना जी। गुरुजी आपने यहाँ पर बताया कि जो गुरु है वो ब्लेसिंग्स का है और हमने पंचम भाव को लिया था, तो गुरु सिर्फ इसीलिए लिया कि पंचम भाव का कारक है या हमेशा गुरु को भी लेना है? गुरु को शादी के लिए भी लेना है, गुरु को नौकरी के लिए भी लेना है, गुरु को धन दौलत के लिए भी लेना है, सब जगह के लिए लेना। हमने भावेश बोला है, हम पर्टिकुलर भाव सिद्धि बोल रहे हैं, ये सप्तम सिद्धि पंचम सिद्धि नहीं बोल रहे हैं। क्लियर यहाँ हुआ? पर तो सिर्फ नहीं गुरुजी, यहाँ पर हमने अभी लास्ट में जो आपने बताया है वो पंचम भाव को लिया है और पंचम भाव का तो पंचम भाव का उदाहरण लिया, बाकी सभी भावों के ऊपर इसी तरह लागू कीजिए। अच्छा, पंचम भाव का हमने एग्जाम्पल लिया, बाकी सभी का पहले सप्तम का एग्जाम्पल ले लिया था, दूसरे में पंचम का एग्जाम्पल ले लिया। क्लियर हो गया अनुराधा जी? गुरुजी जैसे बृहस्पति गुरु की हम बात कर रहे हैं, तो वो 1 वर्ष रहते हैं एक राशि में। अगर हम संतान की बात करें तो पंचम भाव में या नवम भाव में, तो वो समय लगेगा ना उसमें आने में। इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि जिस राशि और अंश पर स्थित हो, तो उस अंश के आसपास जाएगा तो संतान की प्राप्ति। अच्छा जी, ठीक है गुरुजी, समझ गए, थैंक यू। मोनिका बाधवा जी बोलिए, आप मोनिका बाधवा से। नहीं, वो मेरी वाइफ टैरो लेती है ना, वो नाम चेंज कर देती है। तो अच्छा, तो मुझे ये पूछना है कि गुरु का गोचर भाव सिद्धि में समझ में आ गया, भावेश को यहाँ पे फोकस किया गया है, लेकिन पंचम भाव
से भी तो कई बार होता है ना, जैसे सप्तम में गुरु गोचर कर जाए तो भी विवाह हो जाता है। तो यहाँ पे भाव को बिल्कुल भुला के भावेश को ही फिक्स करना है हमको, और उससे गोचर में जी देखना हाँ, उसको। भाव सिद्धि ये ना, ये वाला जो रूल है जी वो 70% बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप हाँ लगा हाँ, करके लगता है, देखिए, नहीं नहीं लगाया सर, लगता है, अच्छा लगता है वो। ये बहुत अच्छा लगता है। हम्म। समझ गए ना, बाकी के लोग ऐसे मुजवानी, जैसे कि जितने भारतीय विद्या भवन वाले होंगे, जैसे अनेजा बता रही थी कि गुरु जी शनि को, वो डबल ट्रांजिट बोलते हैं हाँ, उसको। डबल तो ट्रांजिट से ये ज्यादा अच्छा ये है। डबल ट्रांजिट का कहीं कोई चर्चा नहीं है। जी जी जी, हम मैंने हम भी तो नोटिस किया चूंकि है। हम अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं कि भगवान ने बुद्धि दी और हम किताब के प्रेमी हो और टेक्स्ट बुक पढ़ने लगे। नहीं तो आज आप लोगों के सामने इतने सरलता से ज्योतिष बताना हमारे लिए सक्षम नहीं है। सही बात है। हम भी डबल ट्रांजिट सीख के आते और आपको पढ़ाते। समझ नहीं, रहे वो हैं? डबल ट्रांजिट बहुत कंफ्यूजिंग है सर, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, उसमें वो प्रॉपर रिजल्ट आते नहीं है उसमें। अब बाकी कोई भी सिद्धांत बना ले 10 पत्रिकाओं पे तो कोनो सिद्धांत लग जाएगा, और वही 100 में से 10 पे लगा, उसी को हम उदाहरण में रखेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि आप 10 पत्रिका दो और उसमें लगाओ, हमारी बात छोड़ दो, हम तो जुगाड़ करके रखें, वही सब पत्रिका आपको दिखाए। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए बहुत कुछ ऐसा है जो कई महारथियों ने या कई विद्वान कह लें, कई विद्वानों ने अपने तरफ से प्रतिपादित करने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी के सभी सही नहीं होते। गुरु का ट्रांजिट हमेशा ब्लेसिंग्स के लिए देखा जाएगा और शनि का ट्रांजिट हमेशा अरिष्ट के लिए देखा जाएगा। पहले इस बात का तय कर लेना होगा कि आप इस सिद्धांत को मानेंगे या शनि को भी ट्रांजिट में शादी कराने के लिए मान लें। समझ गए ना? जी, थैंक यू। तो आगे जो श्लोक है वो चूंकि अब थोड़ा सा इस चीज से हट के है, समझना उसको भी है। कहता है लग्न अरिनाथ योगे तु लग्ने साध दुर्बले रिपो तदा तद वशगा शत्रु विपरीतम विपरीतम तो अन्यथा। जब गोचर बस लग्नेश और षष्ठेश का योग हो, अर्थात दोनों मिल जाए तो क्या फल होगा? अब इसको दोनों केस में समझ सकते हैं आप। लग्नेश को फिक्स कर दीजिए, षष्ठेश घूम करके लग्नेश के पास आ गया, या षष्ठेश को फिक्स कर दीजिए, लग्नेश को घुमा दीजिए, षष्ठेश के पास पहुंचा दीजिए। यदि लग्नेश की बजाय षष्ठेश दुर्बल हो तो षष्ठेश दुर्बल हो तो जातक शत्रुओं के ऊपर दमन करता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है। और लग्नेश दुर्बल हो जाए तो जातक शत्रु के अंदर चला जाता है, शत्रु उसका दमन कर लेता है। क्लियर हो गया? 2 लाइन का था, आप लोग समझ गए? कहेंगे कि सर बल कहां से देखेंगे? तो उस दिन का गोचर जब लगाएंगे तो षडबल से उसके बल प्राप्त कर लेंगे। अब कहता है यद भावपस्य तनुपस्य भावत्यरित्वा तत्काल शत्रु बसतो अरिमृति स्थितो वा स्पर्धाम तदा वदतु तेन च गोचरस्तद्वत् सुहृत वमपि संयुति मैत्रस्य। कहता है जिस भावेश और लग्नेश की तात्कालिक और नैसर्गिक एक दूसरे से मैत्री न हो, अर्थात मान लीजिए सूर्य शनि आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र नहीं है। क्लियर हो गया? और वही सूर्य और गुरु आपस में मित्र हैं,
लेकिन षडाष्टक में बैठे हैं तो तात्कालिक रूप से मित्र नहीं, ये तो आप लोग जानते हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि भावेश और लग्नेश तात्कालिक या नैसर्गिक एक दूसरे से षष्ठ अष्टम रहने के कारण शत्रुता हो, उन दोनों का लग्नेश और उस भावेश का जब गोचर बस योग हो तो उस भाव से संबंधी शत्रुता या स्पर्धा या कलह का कारण होना चाहिए। अब लग्नेश पंचमेश है, आपकी बात संतान की बात हो रही, तो पिता पुत्र में लड़ाई नहीं होता ऐसा थोड़ी होता है, भाई भाई में लड़ाई नहीं होता ऐसा थोड़ी होता है, पत्नी पति में लड़ाई नहीं होता ऐसा थोड़ी होता है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे स्थिति में यदि ग्रह आपके जन्म पत्रिका में बैठे हुए, मान लीजिए लग्नेश मंगल है और तृतीयेश बुध है और तात्कालिक रूप से छठे आठवें में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उन दोनों में शत्रुता है, तो जब गोचर बस वो तृतीयेश अष्टमेश के साथ होगा या अष्टमे या लग्नेश तृतीयेश, क्षमा चाहेंगे, लग्नेश तृतीयेश के साथ होगा या तृतीयेश लग्नेश के साथ होगा, उस समय स्पर्धा, लड़ाई झगड़े, कलह ज्यादा हो जाए। हमको पिता से रोज लड़ाई नहीं होगी, हमको भाई से रोज लड़ाई नहीं होगी, पत्नी घर में रहती है, रोज लड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो जो रोज लड़ेंगे उसके लिए तो सप्तम सप्तमेश कारक पीड़ित होना चाहिए, लेकिन जो 2 4 5 साल में कोई ईगो प्रॉब्लम को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई, इसका मतलब क्या है कि जन्म पत्रिका में षडाष्टक में बैठा है, लेकिन शुभ प्रभाव होने के कारण जीवन अच्छा चल रहा है, लेकिन जब वो दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ हो जाएंगे उस समय स्पर्धा बढ़ जाएगा, कलह बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, अलग अलग भावों के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो हम लोगों को प्रत्येक भावेश के साथ यदि ग्रह आता है, दो स्थितियों को भली भांति समझने का प्रयास कीजिए, ऐसी बात करें जो याद रह जाए। तो लग्नेश या अन्य भावेश एक साथ हो रहा हो या समसप्तक में हो, तो कुंडली में विचार कर लीजिए ये दोनों किन किन भावों का स्वामित्व रखते हैं, उन भावों से संबंधित परिणाम क्या आपको प्राप्त होने वाले हैं, तो क्या वो अच्छे प्राप्त होने वाले हैं या बुरे प्राप्त। उस दोनों के स्थितियों को लग्न कुंडली में जांचने के साथ साथ, गोचर में तो एक साथ होना और समसप्तक में होना मैंने बताया है। सप्तम स्थान की चर्चा कई जगहों पर छोड़ दिया गया, नहीं किया गया, लेकिन सप्तम स्थान का भी उतना ही प्रभाव होता है क्योंकि वो दृष्टि से उसको प्रभावित करता है। कई अन्य जगहों पर चर्चा की गई है, इसीलिए हम यहाँ उसको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। तो हम जो आपको कहे थे कि रोज कौन ग्रह कहाँ से गोचर कर रहा है ये आपको याद होना चाहिए, मुंह जुबानी याद होना, तभी तो आप जान पाएंगे कि इसका पंचमेश और सप्तमेश अभी एक साथ हो गया, षष्ठेश और लग्नेश एक साथ हो गया। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी चल रहा है क्या, उस तरह का प्रश्न आ गया
तो अचानक से समझ में आ जाएगा, अरे लग्नेश षष्ठेश साथ में हो रहा है, षष्ठेश कमजोर है, तो शत्रु के ऊपर यह हावी हो जाएगा, जाओ लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। और यह शत्रु इसके ऊपर हावी होने वाला है तो केस कोर्ट में जाके डेट ले लेना, इसमें अभी काम मत करना, चुपचाप डेट लेके आगे निकल जाओ, आगे देख लेना। तो ऐसा हम लोग विचार दे सकते हैं। ये तब संभव है जब आपको गोचरस्थ ग्रहों के बारे में पता हो कि वो कहां से गोचर कर रहा है। आगे अगला श्लोक, आखिरी श्लोक है, लग्ने सेद भाव पयोस्तु योगो यदा यदा तत्फल सिद्धि काल भावेश वीर्ये शुभ मन्यथान्य लग्नात् चंद्रात्मि चिंतनीय। लग्नेश गोचर बस जब किसी भावेश से योग करे, भाव से नहीं कह रहा है, जब किसी भावेश से योग करे तो उस भाव संबंधी सिद्धि या फल की प्राप्ति होती है। ये पहले श्लोक में भी मैंने बता दिया था और यहाँ भी लगभग वही कहा जा रहा है। मान लीजिए कोई मनुष्य मकान या भूमि खरीदने वाला है और प्रश्न करता है कि कब गृह लाभ या भूमि का लाभ होगा, तो देखिए कि जन्म कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश का योग होने वाला है क्या। तो जन्म कुंडली में देखने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है या तो लग्नेश या तो चतुर्थेश किसी को फिक्स करिए और उसके बाद देखिए। कहाँ कह रहा है, जन्म कुंडली में लग्नेश चतुर्थेश का योग होने वाला है क्या। इसका मतलब क्या है, जन्म कुंडली में चतुर्थेश फिक्स है, लग्नेश वहां आ गया, इसका मतलब है कि अब ये भूमि खरीदेगा या बेचेगा, जो भी करेगा। तो ऐसे में कहता है जब लग्नेश चतुर्थेश योग हो तब गृह लाभ या भूमि लाभ होगा, किंतु यह तभी संभव होगा जब चतुर्थेश बलवान हो। और बलवान नहीं है तो आप चर्चा करेंगे, घर खरीदने जाएंगे, पसंद नहीं आएगा वापस आ जाएंगे, चर्चा तो जरूर होगी, प्रयासरत जरूर रहेंगे, लेकिन यदि चतुर्थेश बलवान है तो आप उसको प्राप्त कर लेंगे, और चतुर्थेश बलवान नहीं है तो प्राप्त नहीं होगा। भावेश के बलवान होने से ही कार्य सिद्धि होती है। इसको हर भाव के ऊपर लगा के समझेंगे। पंचमेश बलवान है तो इसका मतलब है पंचमेश की सिद्धि होगी, षष्ठेश बलवान है तो षष्ठेश की सिद्धि होगी, सप्तमेश बलवान है तो सप्तमेश की सिद्धि होगी। तो लग्नेश भावेश का योग होने पर कार्य सिद्धि, अगर भावेश दुर्बल है, कमजोर है, तो कार्य सिद्धि नहीं होगी। और उसी जगह लिख दिया, छोटा सा लिख दिया है, जैसे नहीं लिख देता है इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे कहता है ना, छोटा सा लिखता है, वैसे छोटा सा लिख दिया जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है कि दशा अंतरदशा का भी विचार कर लेना चाहिए। आप लोग जो लोग किताब लेकर के बैठे हैं वो देख रहे हो, वहां लिखा गया है कि दशा अंतरदशा का भी विचार कर लेना चाहिए। तो ये था भाव सिद्धि काल, जिसको जानना बहुत जरूरी, और जिसको एक बार समझ लिया ना तो ज्योतिष में जिसको कहते हैं ना मजा आ जाएगा। ये 5 श्लोक आपको जीवन भर मजा देता रहे। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी। अब आप लोग सोच रहे हैं, एक मिनट और पढ़ लेते हैं, बाकी अब बाकी लोगों से चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि हमको हमेशा से 2 बातों को समझ के चलना है कि गोचरस्थ ग्रह कंठाग्र हो और दशा अंतरदशा नाथ महादशानाथ को छोड़ दीजिए, अंतरदशानाथ किस भाव का स्वामी है और लग्नेश के साथ गोचर के में उसका क्या रिलेशन होने जा रहा है, जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि अधिक फलदायी अंतरदशानाथ होता है। क्लियर हो गया। तो ये अंतरदशानाथ को भावेश के सापेक्ष
हमेशा देखने की जरूरत है। आगे दशा में और कैसे देखेंगे वो हम बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर में आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रिजल्ट कौन देगा, अंतर दशानाथ। रिजल्ट कौन देगा, प्रत्यंतर दशानाथ। तो अंतर प्रत्यंतर दशानाथ का लग्नेश से गोचर में वो कब बलवान है, कब कमजोर है, कब समसप्तक में है, कब त्रिकोण में है, कब साथ में है, ये देखना जरूरी। तो आप वर्तमान समय पर क्या फल भोगेगा, क्या फल होगा, ये कहने में धीरे धीरे सक्षम हो जाए। पढ़ाते तो हम रोज ही हैं, लेकिन ईमानदारी की बात बताते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं, इस चीज को लगा नहीं पाते। दशा अंतर दशा देखा, रिजल्ट कभी कभी लगता है कि कुछ गलती करते हैं, या तो कह लीजिए कि इतने दिनों का एक्सपीरियंस का गलत फायदा उठा लेते हैं कि जो बोला सो सही, समझ रहे हैं। तो दशा अंतर दशा देखा, रिजल्ट बताया, छुट्टी कर दिया, ट्रांजिट को कौन पूछ रहा है। लेकिन यदि आप, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप लोग समझिएगा, ये मेरी कमजोरी है। मैं 100 पत्रिका में से 70 पत्रिका पर तो गोचर लगाता ही नहीं, उसके ऊपर गोचर लगाता हूं जो ये पूछता है कि सर अगले महीने ये वाला काम होगा क्या। तो दशा तो चल रहा है भैया, होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं मार्च अप्रैल में एक बारी इसको देख लेना, नहीं होगा तो फोन करना। उसके फोन फिर फ्री में ले लेते हैं, हमको 2100 रुपया नहीं चाहिए, क्यों, गान बढ़ जाएगा, वो रिजल्ट हाँ ना में हमको बताएगा। तो गोचर तब लगाते हैं जब कोई ये पूछता है कि सर ये वाला काम अगले महीना करना चाहते हैं, क्या लग रहा है कि अगले महीने हो जाएगा, तब जैसे ही लगाते हैं। तो अगर वो लग्नेश कार्येश के साथ, कार्येश शब्द हम भावेश के साथ यदि चिपक रहा हो, साथ में आ रहा हो, तो ऐसे स्थिति में हम हाँ बोल देते हैं, ठीक है। और यदि कमजोर है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि हमको बताना क्या हुआ, तो फिर बाद में उससे रिजल्ट ले लेते हैं। अब बताइए, हमारा संवाद यही समाप्त होगा। अनीता शर्मा जी, क्या दिक्कत होगी? सर मैं बुक का नाम नहीं पता चला था इतनी देर से, तो मैं बुक का नाम फल जानना दीपिका चाह रही है, थी। फल दीपिका है। जी धन्यवाद सर, अपने उसके तो अपने पढ़ना है फिर। हाँ, अपने ग्रुप में कमेंट में डाल के पूछ लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर और कौन कौन सा पेज संख्या बताया है। इतने लोग हाथ उठाएंगे तो खाना कब खाएंगे, बताइए। गुरुजी बादला जी कमजोर बताइए। मतलब, गुरुजी कमजोर मतलब मूल चार्ट में कब कमजोर होना चाहिए भावेश को? नहीं, ट्रांजिट में कमजोर होना। अच्छा, और ट्रांजिट में कमजोर हो वो भी सर्वबल से देखेंगे? हाँ, बादवा जी। सर वो जो एक रूल आपने बताया था ना दूसरा भाव सिद्धि में, कि जब लग्नेश से भावेश समसप्तम में गोचर वश आए, ये जो रूल है इसमें ये कंफ्यूजन है कि दोनों को, लग्नेश को भावेश को, दोनों को गोचर में ही देखना है, या इसमें भी एक को फिक्स रख के एक दूसरे को को फिक्स गोचर में करना है देखना है सर, एक सप्तम को में? फिक्स, एक को हमेशा फिक्स ठीक है, करना। तो ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो गोचर का एक को फिक्स करके दूसरे को गोचर में घुमाना है, दोनों गोचर जी का हाँ, नहीं थे ये? नहीं, दोनों गोचर में नहीं थे। मोटा ठीक है मोटा आप, हमने जो ये बताया आप लोग मुख्य बिंदु पर हमने जोर डाला है कि जी, जन्म कुंडली में देखें तो जन्म कुंडली में गोचर थोड़ी दिखेगा हमको। हाँ हाँ, जननेटल इसका चार्ट में एक मतलब को है, फिक्स रखना है हाँ और दूसरे को घुमाना है। हाँ, ठीक है मन सर, में गोचर याद है, जन्म कुंडली में हम उसको देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। ठीक बात है। समझ में आई ना? तो इसको व्याख्या में लोग नहीं समझे, नहीं स्पष्ट किए, लेकिन हाँ वो बुक में जन्म क्लियर नहीं कुंडली, है एक्चुअली, बुक में हाँ क्लियर नहीं नहीं, है। हम बताते हैं ना कि जन्म कुंडली में देखें से मतलब ही यही है कि आपको जो गोचर है वो कंठाग्र हो, उसको जन्म कुंडली में देखिए, सप्तमेश के ऊपर से है, पंचमेश के सप्तम से है, नवम से है, कहाँ से है, ये देखना। ठीक है सर। ब्रह्मदत्त जी, जी गुरु प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, साठ सती के बारे में आपने बताया, साठ सती गुरु जी कई लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, वो कब अच्छी होती है गुरु जी? हमने कहा ना, जिसके त्रिकोण का स्वामी चंद्रमा और शनि हो उसके लिए अच्छा ही रहेगा, उसको क्यों बिगाड़ेगा। गुरु जी, मैंने कहीं से सुना है कि 3, 6, 11 का शनि मालक और वहीं पर बैठे हो तो उसमें भी लाभ देते हैं।
आप 3, 6, 11 में तो शनि लाभ देते ही है। और सुना हाँ, मत उसमें कीजिए, बहुत हम अच्छे। हमेशा मना करते हैं कि सुना मत कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको सुनिए और औरों को मत सुनिए। ये सुनिए कि वो विद्वान है या नहीं। इतना तो अब आपके अंदर सामर्थ्य हो गया है कि आप विद्वानों को समझ सकते हैं, कौन अच्छा बोल सकता है, कौन अच्छा नहीं बोल रहा है। इतना तो समझ हो ही गया होगा क्लास लेने के बाद। तो आप देखिए कि जी उनको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। यदि उनको सुनना जी चाहिए, जी अच्छी बातें बता रहे हैं तो जरूर सुनिए। यदि आपको लग रहा है कि जी अभी तुरंत इन्होंने गुरु चंडाल बताया था, फलाना चीज बता रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक ठीक गुरु जी, ठीक। अच्छा गुरु जी, राकेश दूसरा कौशिक मेरा जी। प्रश्न था। जी हाँ, बोलिए। गुरु ये ढैया का फल जो है वो 60 सती के जैसा ही रहता है या कुछ इसमें कोई क्या फल अंतर है? चतुर्थ फल में है फिर हमेशा, तो। आप समझिए, फल हमेशा, फल के लिए मैंने एक बार याद दिलाइएगा कि सर साढ़े साथी में कौन सा स्थान बिल्कुल फ्री रहता है। ये याद दिलाइएगा कि कौन से स्थान को साढ़े साथी कभी परेशान नहीं कर सकता, ये बता दीजिए। अगले क्लास में ये बोलिएगा, ठीक है पंचम ना? सर, पंचम भाव को फ्री रखता है वो, हाँ बिल्कुल। हाँ, अन्य लोगों के लिए बता देंगे, जी जी तो वो याद दिला दीजिएगा तो वो बता देंगे। और ये भी ठीक बता देंगे ठीक कि साढ़े साथी में क्या फल करेगा और दैया में क्या फल करेगा, ये भी बता देंगे। ठीक है। ठीक है गुरु जी, ठीक है वो गुरु जी। एक बहुत कुछ छोटा सा क्या है क्वेश्चन ना, और है। उस समय इतना ना झिकझिक हो गया कि आवाज नहीं आ रही है, तो बहुत कुछ दिमाग में रहता है। कोई क्या कहते हैं, जब इच्छा होती तो कभी कोई किताब खींच के ले लेते हैं, बाकी कोई नोट्स वोट्स लेकर के तो हम पढ़ाने बैठते नहीं है। जो दिमाग में याद है पूछिएगा, बीच में टोकिएगा तो भूल जाएंगे। जी ब्रह्मदत्त जी, और ठीक बताइए ठीक। क्या प्रश्न। हाँ जी गुरु जी, आप बता रहे थे कि कोई गोचर में जब ग्रह आता है तो वो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, तो अशुभ का क्या कारण हो सकता है गुरु जी? अब आगे पढ़ाएंगे, अशुभ के लिए भी पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। राकेश कौशल जी। गुरु जी मेरा वो क्लियर नहीं हुआ जो मैंने पूछा था ना। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था, जैसे अभी आपने कुंडली जो लगाई थी उसमें जो पंचम का भावेश था वो शुक्र था, लेकिन पंचम में मंगल भी बैठा हुआ था। तो पुत्र संतान देने का कार्य जो है वो मंगल करेगा या शुक्र करेगा? गुरु जी आपने कहा था ना कि ये थोड़ा कंफ्यूजन मेरे हो गया। संतान देने का कार्य भले ही मंगल करे, जी लेकिन अन्य बातें आप पंचमे से ही पूछ। आप किसी के बेटे की शादी के लिए चल जा रहे हैं, आप जी उसने अपने घर में किराएदार को रखा है, उससे बात कीजिएगा, या मकान मालिक को ढूंढिएगा कि कहाँ है मकान मालिक, भाई पता दे दो, उससे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, गोचर के लिए ये मतलब इसके जी, भावेश को यहाँ जाएगा। पे भावेश को लिया जाएगा। क्लियर हो पंचम गया, में बैठे मंगल से बात नहीं बनेगी। क्लियर हो गया गुरु जी। क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने समझ लिया। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लास होते हैं गुरुजी, वो जो बताया भाव सिद्धि काल, वो तो गया काम से, ठीक है ना? गुरु जी तो क्लियर हो गया। धीरे धीरे कोशिश किए कि और हल्का कैसे करें, और हल्का कैसे करें। तो अब आप लोगों के लिए आसान है, तो आज इतना ही रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। हाँ, जरूरी सूचना, अब तो भूल ही गए थे जबकि कॉपी में लिख के रखे थे। ये अब जो है आपका क्लास अपने टाइम पर नहीं होगा, ठीक है? आपका क्लास संडे को 7:30 बजे के लिए शिफ्ट किया जाए। गुरुजी मार दिया आपने। गुरुजी सप्ताह में एक ही दिन होगा या जी मर सप्ताह गए में एक हम। ही दिन होगा, अरे बाप सर गुरुजी कितने घंटे की? सर कितने शाम टाइम को या की? गुरु जी। या बुधवार को 8 बजे से रख दें, बोलिए। सर अगर वीक में एक बार होगा तो 7:30 से 1 घंटा या 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे? वो जितना देर मन लगेगा उतना देर बैठे रहेंगे। गुरुजी सर संडे ही रख संडे ही लीजिए। ठीक है। लीजिए। सर संडे संडे ठीक को ही है रहने फिर। दिया जाए, संडे ही संडे को ही अच्छा ठीक रहता है। है। वो कर लीजिए सर, वर्किंग डे गुरु से जी वो कर प्रॉब्लम हो लीजिए, जाती है। संडे को तो चलिए, वैसे ही। वो संडे ही ठीक है, हमने भी सोचा था संडे ही। सर बुध कर लीजिए प्लीज। बुधवार गुरुजी को बुध कर लीजिए, बुध सब शुद्ध, क्योंकि बुध ठीक है हमारा गुरु जी। जेमिनी भी चलता है गुरुजी जैमिनी संडे में भी क्या को। 1 होता है घंटा कि वो हो गया, बुध वर्किंग डे फिर है, 1.5 घंटा तो आगे ऑफिस आगे जाने में बैठे। बहुत लेट हो जाता है। गुरु जी संडे को इधर उधर चले जाते हैं गुरु, संडे को मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होगा, संडे सबसे अच्छा डे होता है। सर हम आप संडे लोगों करिए। को सबसे अच्छा चाय है वाय जी, संडे पिला शाम, देंगे भाई। शाम चाय को वाय सब संडे में। हाँ, हम समझ रहे हैं, चाय वाय पिला देंगे।
चिंता मत कीजिए, चाय वाय नाश्ता वास्ता करके पढ़ेंगे। अब हम लोगों को कॉपी कलम लेके थोड़ी पढ़ना है, 2-4 क्लास और पढ़ना है, मस्ती से पढ़ेंगे। आप तो लोग चिंता साढ़े मत सात से कीजिए, हम राधा जी चिंता मत कीजिए। गुरु जी टाइम क्या सुबह आ जाए रहेगा शाम सर? को? शाम को, शाम को। साढ़े ठीक है, सात से 7:30। कितने अब बजे तक हमारी रहेगा सर? स्थिति समझिएगा अनुराधा जी, 10 से 1 हाँ, पहले पढ़ाते हैं, जी और उसके बाद फिर आप लोगों को 6 से 7, 7:15 हो जाता है, देखते ही हैं 7:30 भी हो जाता है, और उसके बाद फिर पढ़ाएंगे। तो हमारे लिए कितना हेक्टिक हो जाता है। हमको ऑफिस में चाय वाय भी नहीं मिलता है, कभी कभी 10 से 1 वाले में चाय लेके घर से आते हैं तो बीच में पी लेते हैं, बाकी बस बोलना ही बोलना है। तो कह लीजिए कि आदत हो गया है, आप लोगों को चाय वाय पीने का मौका दे देंगे, बीच में पी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो अपने घर में बैठे सर होते सर गुरुजी 7:30 से कमिंग कितने संडे तक? में होगी ना फिर? कमिंग संडे जो आ रहा है परसों, उसमें होगी ना क्लास? कमिंग संडे में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? सर गुरुजी मेरी कुंडली तो आज रह गई। कोई बात नहीं, अगले क्लास में लगवा लीजिएगा। अब गुरुजी संडे जो आएगा उसमें लगाकर आप उसमें गोचर बता दीजिएगा, उसमें गोचर कैसे लगाना है और भाव सिद्धि का। ठीक, ठीक तब है तो सर। 1.5 घंटा 7:30 उसी में चला जाएगा। सर कितना टाइम तक रहेगा? 1.5 घंटा? 7:30 नहीं, से 2.5 9? घंटे। आप लोग 10:30। आधा घंटा बोलिएगा तो आधे ढाई घंटे में छोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। नहीं सर, 2 घंटे की लीजिए सर, इस समय कुंडली देखनी है तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अरे कोई अंजू जी, बात हम नहीं। मर जाएंगे, हम अरे 6 बजे से नहीं, बैठे होंगे, मर जाएंगे। कुछ नहीं लाश होता, पड़ेगी हमारी। थोड़ी सी क्लासेस की बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो हाँ, जाएगी। 2-4 क्लास की बात है, ज्यादा नहीं जाएगा, 2-4 क्लास होगा। तो चिंता मत कीजिए, हम लोग सब मिलजुल करके इस बात को संभाल लेंगे। और क्या कह रहे थे वो तो भूल ही गए। हाँ, कि आप लोग इसके बाद प्रैक्टिस क्लास में अलग से जाएंगे। भाई जिनको इच्छा होगी वो चले जाएंगे, प्रश्न एंड वर्ष में जिनको इच्छा हो वो चले आए। तो आगे अगर जिन लोगों को, मतलब हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं होता, लेकिन प्रश्न एंड वर्ष अगले साल फिर शुरू होगा, इस साल नहीं होगा। पहले हर 6 महीने में लेते थे, अब हम भी थोड़ा आराम चाहते हैं। तो सर स्टॉक मार्केट भी इसी में आएगा, प्रश्न वर्ष में आएगा? नहीं, ओके। वो मेदिनी शायद इस साल लेंगे, तो मेदिनी ले लिए तो उसमें स्टॉक मार्केट आएगा। ठीक है सर। ठीक है। गुरुजी जो प्रैक्टिस क्लास लेते हैं थोड़ा सा वो प्रैक्टिस आप ही आप लेते नहीं हैं कराएंगे? गुरुजी? नहीं, प्रैक्टिस क्लास मीनू सिरोही जी लेती हैं और बहुत अच्छा ले रही है। आप ये मान के तो चलो वो कि अगर गुरुजी ये जो आप लोगों आपने का, फॉर्मूला, बस ये समझना कि हम ही बैठे हैं। गुरुजी आप लोगों हमारी को 5 क्लासेस हो जाएंगी, रेमेडी, प्रश्नवर्ष, जेमिनी, एपीएल और प्रैक्टिस। 5 क्लासेस। तो कोई एक आध क्लास अगर दिक्कत हो तो उसको स्विच कर दीजिए, मत लीजिए, बाद में ले लीजिए। नहीं 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 गुरुजी सर, पढ़ेंगे, अभी बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, तो अच्छा लग रहा है। आई एम गुरुजी लर्निंग लॉट प्रैक्टिस मेनी थिंग्स। गुरुजी प्रैक्टिस क्लास का भी कुछ टाइम है, कितने महीने का या कुछ? 6 महीने का होगा, सप्ताह में 1 दिन होगा। कौन से दिन होता है गुरुजी वो प्रैक्टिस क्लास? वो मैडम डिसाइड करती है। आप लोगों को हमारे साथ कोई टकराहट नहीं होता, पर मतलब गुरुजी वो फिर जैसा आपने पढ़ाया तो वही सारे रूल्स फॉलो करती हैं जैसे आप पढ़ाते वो हैं हमारे अलावा और कहीं पढ़ी नहीं है। कुंडली में? आप लोग यहाँ वहां भी पढ़े हैं, वो हमसे ही पढ़ी है, हमसे ही सीखी है, इसीलिए वो हमारे अलावा और कुछ बोलती ही नहीं है। जितना गुरुजी मैं उनका बोलता बोलने हूँ का गुरुजी उनका बोलने का तरीका बिल्कुल आपका जैसा है। मैंने उनका यूट्यूब पे लिया हुआ है क्लास, प्रैक्टिस बहुत क्लासेस सॉफ्ट ली हैं स्पोकन, उनकी। बहुत सॉफ्ट बहुत स्पोकन है, अच्छा मैंने भी गुरुजी देखा की तरह है। ही बात करती हैं। तो हाँ इसीलिए वो, आप लोगों को दिक्कत नहीं। अरे वो तो राजस्थान की अच्छा ही करेंगे। हम भी राजस्थान के यहाँ पे भी चलिए, जातिवाद आ गया सर। प्रणाम बहुत गुरुजी। बहुत धन्यवाद। क्षेत्रवाद से दूर रहे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी।